हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज में, जिसका आज डे 9 है हमारे पास। हमने 8 दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उसमें बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय और बहुत सारे जो अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन थे उसको कवर किया। हमने त्रिकोणमिति हमने बड़ी पढ़ी, वहां पे हमने माध्यिका निकालना पड़ा, वो भी बड़े बड़े फार्मूले पढ़े हमने, बहुलक के फार्मूले पढ़े, और साथ ही साथ हमने कवर किया औनवन कोण, उन्नयन कोण और त्रिभुज के भी हमने 3-4 सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, आई थिंक ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसको अभी तक हमने छुआ ना हो। हमने समांतर श्रेणी के भी क्वेश्चन किए और निर्देशांक ज्यामिति के भी क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए, अब चूंकि मैंने बताया था कि हम पीवाईक्यू सीरीज के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और जो क्वेश्चन है, यानी कि जो अब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, उसके लिए भी वीडियोस ला रहे हैं। तो आपको बता दें कि उसकी वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं लगातार, जिसमें हमने वास्तविक संख्या को कवर कर लिया है। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके अभी वहां पे देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमने बात की है कि कौन सा चैप्टर कितना क्वेश्चन, मतलब कितना उसका वेटेज है और वो कितना क्वेश्चन अपने अंदर रखता है। ठीक है, कितना नंबर आपको दे सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं अपना नया पेपर। जैसा मैंने वादा किया था कि अब हम इसको खत्म होने के बाद, क्योंकि मॉडल पेपर हमारा लगभग खत्म हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देख लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे, तो अब उतना जरूरी है नहीं, क्योंकि अगर हम बार बार उसी क्वेश्चन को करते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से जो क्वेश्चन आपको ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, वो मैं दोबारा से कोशिश करूंगा और उनको सॉल्व किया जाएगा। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 2024 का ये मॉडल पेपर है हमारे पास। एक बार दोबारा से गणित का है आपके पास। अगर आप अभी तक आपने इसकी टेलीग्राम पे नहीं जोड़ा है अपने, मतलब कि टेलीग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, तो आप वहां से जुड़ के गणित का ये डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ फॉर्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फटाफट सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डे 9। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। अब मुझे बताओ, स्पर्श रेखा के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये हो गया एक वृत्त। ठीक है, अब स्पर्श रेखा क्या होती है? स्पर्श रेखा वे रेखाएं होती है, टेंजेंट बोलते हैं जिन्हें हम, कि जो किसी एक बिंदु पर छू के जाती है हमें। मतलब कि ये जो होगी हमारी स्पर्श रेखा, ये कहां से जा रही है? ये किसी एक बिंदु पर, यहाँ पे इस वृत्त को टच कर रही होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या होता है हमारे पास? बाह्य बिंदु कोई भी, यहाँ का बाह्य बिंदु, यहाँ का बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु मतलब मेरे वृत्त से बाहर से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो मुझे बताओ, किसी बाह्य बिंदु से हम कितनी अधिकतम रेखाएं खींच सकते हैं? इसका क्वेश्चन इस तरीके से समझो कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बना दिया सर्कल। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि ये क्या है हमारी, ये हमारी स्पर्श रेखा है। क्या है मेरे पास? ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब हम बात करें किसी बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से ये है मेरे पास, समझो बाह्य बिंदु पॉइंट पी। इससे मैं अपनी स्पर्श रेखा कितनी खींच सकता हूं अपने सर्कल पे? तो मुझे पता है कि मैं बस 2 ही खींच सकता हूं। कैसे? क्योंकि अगर मैं यहां से कोई भी संख्या, अगर रेखा हमारे पास ऐसे बीच में से जा रही है, तो इसे हम स्पर्श रेखा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा वही होगी जो हमारे सर्कल को, यानी कि हमारे वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छू के जाए, और वो एक बिंदु से कितनी? बस 2 ही हो सकती है। कैसे? एक तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली, और एक हो जाएगी हमारे पास ये वाली। इस तरीके से ये हो जाएगी हमारे पास 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगी जो यहां पर, और एक ये जो यहां पर टच कर रही होगी। तो किसी भी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हम डाल सकते हैं? 2 डाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कितनी डाल सकते हैं? 2। इस पे एक प्रमेय भी है, वो हम सिद्ध करेंगे, जिसमें हमें दिखाना जाता है कि स्पर्श, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या से बना कोण जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये हमें प्रूफ करने के लिए भी कह सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 7,3 की वाई एक्स से दूरी कितनी होगी। चलो भाई बताओ, ये तो बहुत बेसिक सवाल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि बिंदु 7,3, ये देखो, सबसे पहले ये मुझे बताओ, थोड़ा सा हम लोग बेसिक पे देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा है भाई, बताओ फटाक से। ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई। जहां ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स निगेटिव हो जाता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाई निगेटिव हो जाता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? इतना फंडा तो ये तो बेसिक है। ये होता है हमारे पास ओरिजिन, बोले तो हमारे पास मूल बिंदु, जिसका कितना होता है निर्देशांक? 0,0 होता है। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे, तो हमें पता है कि निर्देशांक होता है, क्या बताता है? हमें दूरी बताता है। ये मैंने उस चैप्टर में बेसिक में बात की थी, और जो भी हमारे निर्देशांक किया है कि ज्यामिति की वीडियो, तो मैं उसमें और बेसिक में बात करेंगे इसको। ठीक है, तो 0,0 क्या हमारा मूल बिंदु है। अब मुझसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या होता है। तो एक्स एक्सिस में हमने पता है कि जो ये हमारे पास निर्देशांक होते हैं, क्या करते हैं? दूरी को मेजर करते हैं। ठीक है, दूरी को बताते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर दे दिया 2,3, तो सबसे पहला ये बताता है, ये बताया मैं भुज, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। और ये होता है, ये होता है कोटि। भुज मतलब वे दूरी जो एक्स एक्सिस से ली गई हो, एक्स एक्सिस से, और कोटि जो वाई एक्सिस से ली गई। पहले हम किसे लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं भुज को, पहले हम एक्स वाले उसको लिखते हैं। तो यानी कि 2,3 कह रहा है, तो यानी कि
ये जो बिंदु है ये जो दूरी है लंबवत दूरी होती है, मतलब कि आयताकार, ये होती है परपेंडिकुलर होती है, ये होती है 2, और यहां से देखोगे तो ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम x वाले लिखते हैं फिर y वाले लिखते हैं। 2,3, तो यहाँ पे जब ये दूरी बता रहा है मतलब ये कितना है, ये इससे 2 है, जिसकी दूरी कितनी है 2 है x एक्सिस से, और y एक्सिस से कितनी है 3 है, ये बताना चाहता है ये। तो इस तरह से हमें कोई बिंदु दे देगा किसी भी अक्ष पर तो आप बता सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर हमारा जो भी बिंदु होता है वो होता है प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर x भी धनात्मक होता है, y भी धनात्मक होता है। यहाँ पर x तो नहीं ऋणात्मक हो जाता है लेकिन y धनात्मक होता है, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारे पास पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। ये आपको याद रखना होगा कि जब भी हमें इस तरह के बिंदु देंगे तो पूछ सकता है ये किस चतुर्थांश में है। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये होता है हमारे पास सेकंड चतुर्थांश, ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ होता है। इस पे भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु 7,3 की y एक्स से दूरी कितनी होगी। तो फटाफट तो बिना भाई ये सब बनाए ही बता सकते हैं। 7,3 से बताओ y एक्स से दूरी कितनी होगी, बताइए भाई। बिल्कुल सही, 3 जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, y एक्स से दूरी हो जाएगी, y एक्सिस से, y एक्स से हमारी दूरी हो जाएगी 3। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो पहला टर्म होता है ये भुज होता है जो हमें x एक्स से बताता है, और ये हमारे पास 3 जो है हमारे पास कोटि है जो हमें y एक्स से दूरी को बताता है। अब मेनली क्वेश्चन जब से पूछा जाता है ना कि अगर आपको बिंदु यहाँ पे कोई दे दे, अगर यहाँ पे कोई बिंदु दे दे ना, मैं यहाँ पे बदल देते हैं कलर, अगर यहाँ पे बिंदु हमें कोई दे दे ये वाले बिंदु के लिए ये खासियत होती है। क्यों, क्योंकि ये x से तो किसी दूरी पे है नहीं, ये जो दूरी है वो y एक्सिस से, ये यहाँ पे क्या होता है हमारे पास x वाला क्या हो जाता है, तब अगर x इस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हमारे पास y पे बिंदु है, y अक्ष पे है, तो हमारे पास y की वैल्यू तो 0 हो जाती है, y की वैल्यू रहती है, x की वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में आया कि नहीं। ये ऐसे है कि जब अब हमें जब दूरी मेजर करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास निर्देशांक होता है वो दूरी बताता है। अब आप कहोगे अदनान भाई कि ये दूरी इसकी तो है, जब x पे आ गया तो x वाली दूरी तो बताएगा, और हाँ दूरी होती कहां से, दूरी होती यहाँ ओरिजिन से, ओरिजिन बोले तो हमारे मूल बिंदु से दूरी होती है। तो अब जब मूल बिंदु से दूरी नापेगा तो कहेगा भाई यहाँ x की तो वैल्यू आएगी कुछ, लेकिन y की तो वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये x एक्सिस पे है। ठीक है, इसी तरीके से y के लिए भी होता है। y के लिए ये होता है कि हमारे पास y से तो दूरी होगी लेकिन x से हमारे पास कोई दूरी नहीं होगी। इस वजह से ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा कोई बिंदु x एक्सिस पर हो यानी कि x अक्ष पर, तो क्या होगा, वो उससे x की दूरी तो होगी पर y वहां पर 0 होगा। इस तरीके से अगर y पर बिंदु होगा तो y की वैल्यू तो होगी लेकिन 0 होगी x की बिंदु, यानी कि x अक्ष से दूरी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर कोई मिति से आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसमें थोड़ा सा गुणा भाग गुणा घटाना करना पड़ेगा और कुछ खास नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि p sin थीटा इज इक्वल टू q cos थीटा है, तो cosec थीटा का मान बताओ। किसका नाम मान बताना है हमें, cosec थीटा का मान बताओ, और वो भी किसके, p और q के फॉर्म में बताना है। चलो भाई बताओ कैसे होगा, सिंपल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बस। कैसे, देखो भाई यहाँ पे p sin थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, q cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, एक चीज मुझे पता है, क्या, अब मुझे लाना किसकी वैल्यू है, cosec थीटा की वैल्यू आती है। तो आपको पता होगा कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई cosec थीटा, होता है कि नहीं, क्या होता है 1 बाई cosec थीटा होता है। अब मैं ये कर सकता हूं कि यहां पर क्या करूं मैं, sin थीटा बाई cos थीटा, क्या कर दूं, sin थीटा बाई cos थीटा। ये कैसे किया मैंने, एक काम मैं कर सकता हूं कि दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ cos थीटा से भाग दे दूं, या cos थीटा को इधर ले आऊं तो भी ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से q बाई p। ये मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने किया है कि मैं यहाँ पे tan बना लिया है, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan, और tan थीटा की वैल्यू मैंने लगाई q बाई p। ठीक है, मैं इस्तेमाल क्या करने वाला हूँ, मेरे दिमाग में आ क्या रहा है ये मैं बताऊं, अभी तक मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, आप एक साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे cosec थीटा चाहिए, और एक मेरे पास फार्मूला होता है जो कि मैंने आपको 3 सर्व समीकरण दी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मैंने दी थी क्या, कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक और मैंने दी थी क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आई थिंक यहां से अगर हम cosec किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। कैसे, यहां से देखो कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो cosec स्क्वायर, सिर्फ cosec थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो बस मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cot की वैल्यू चाहिए, उसका स्क्वायर कर दूंगा और 1 के साथ रूट लगा के जोड़ दूंगा,
तो cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो इसमें tan थीटा की वैल्यू मैं कैसे लेके आया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें आप लिख सकते हो sin थीटा cos थीटा को उधर लेके आया, p को उधर लेके चला गया एज यूजुअली। बट अगर आप यहां लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि cos थीटा दोनों पक्षों में, पहले इस तरह से अगर लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो दोनों पक्षों में, मतलब दोनों साइड, दोनों पक्षों में किससे हमने डिवाइड किया है, किससे भाग देने पर, cos थीटा तथा p से भाग देने पर, p से भाग देने पर। तो यहां पे जब मैं भाग दूंगा किससे, cos थीटा तथा p से, तो cos थीटा से जैसे ही भाग दूंगा तो sin थीटा बाय cos थीटा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे, और यहां p से भी मैंने दिया है, तो जब p से भी दूंगा तो p कट जाएगा यहां पे तो cos थीटा कट गया, लेकिन p बच गया। ठीक है, ये आप खुद से करके देखिएगा, आएगा आपका, यही चीज आएगी हमारे पास। तो tan थीटा कितना आ गया, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है, sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan थीटा। एक चीज और चाहता तो मैं यहां से डायरेक्ट कर सकता था क्या, अगर मैं sin थीटा से मल्टी वो कर देता डिवाइड, तो cos थीटा बाय sin थीटा क्या हो जाता, cot थीटा डायरेक्ट हो जाता। वैसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अब tan थीटा क्या होता है, एक चीज और यहाँ पे लिखते जाओ लगातार, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, tan थीटा होता है 1 बाई cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा इस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू q बाई p। तो अगर मैं cot थीटा निकालना चाहूं तो क्या होता है 1 बाई tan थीटा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसका क्या करो व्युत्क्रम ले लो, तो क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, इसका हो जाएगा p बाई q। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया cot थीटा। अब जैसे cot थीटा आ गया, बस इसी फार्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा आप देखो यहां से, cosec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। cot क्या है, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिखता हूं, एलसीएम लेके अंदर ही, रूट के अंदर ही सब होगा, क्या हो जाएगा q स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। और यहां से हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि q स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देगा 2 को, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर बटे q। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है cosec थीटा की। इसी की वैल्यू हमसे पूछ रखी थी, हमने इसकी वैल्यू आसानी से निकाल दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत आसान था, कुछ था नहीं, बस फार्मूले पता है तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे आसान है, लेकिन ये भी त्रिकोणमिति पर ही है, और यही आपको रिलेशन पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति में। और आई थिंक मुझे वो रिवाइज भी करवाना होगा, बताना होगा आपको दोबारा से, कि हमने बात किया था कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। इस तरीके से हमने देखा था। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमसे पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 tan 88 डिग्री, ठीक है, tan 89 डिग्री, ठीक है, डॉट डॉट का मान होगा, इसी का मान, अब इसके आगे डॉट नहीं, का मान होगा। मतलब एक से लेके tan 1 डिग्री से लेके tan 89 तक का मान क्या होगा, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो मैं से एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ, यहां पर मैं कर सकता हूं, आपको पता होगा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा। कैसे, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। वहां से हमने बात की थी कि इस उसमें जो होता है, ये हमारे पास होता है 0 से 90 तक का, 90 से फिर 180, और 180 से लेके 270, फिर 270 से लेके यहाँ 360 भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई वैल्यू है यहाँ पर, तो सारी क्या होती है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर हमारे पास साइन कॉसेक, यहां पर हमारे पास tan cot, यहां पर हमारे पास cos sec, ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। अब यहां पर sin 90 क्या होता है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसी वाले में रहेंगे tan 90 माइनस थीटा, तो ये क्या पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये भी होता है tan थीटा। ये हम बात कर चुके हैं। इसमें मैंने और डिटेल में बताया था कि जो 90 होता है और 270 होता है उसमें चेंज होता है, लेकिन 180 360 में नहीं चेंज होता, वही वैल्यू रहती है। उसके लिए आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब मैं यहाँ पे दो चीज कर सकता हूँ, क्या, या तो यहाँ पे मैं cot 90 माइनस थीटा कर दूं तो मेरे पास वही चीज हो जाएगी, या फिर tan 90 माइनस थीटा कर दो तो cot थीटा बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं हम, ठीक है कर सकते हैं। देखो tan 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री के लिए मैं कर सकता हूं tan 1 डिग्री यानी कि tan 90 माइनस 89, ये कर सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा, cot 89 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके बाद फिर क्या करता हूं मैं,
tan 2 डिग्री कहेगा, मैं 90 में से 2 घटा दूं, 90 माइनस 88 डिग्री। ठीक है, फिर अब चूंकि डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहेगा तो मैं भी यहाँ पे डॉट 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 कर देता हूं, और डॉट डॉट की जगह एक और वैल्यू मैं निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं कर कैसे रहा हूं। मैं कर रहा हूं tan 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है मेरा 89 डिग्री, कैसे जब 89 डिग्री घटाऊंगा तो tan 1 डिग्री ही आ जाएगा, यहाँ पे tan 2 डिग्री ही आ जाएगा। फिर इस तरीके से tan 90 माइनस 87 डिग्री, फिर इस तरीके से tan 90 माइनस 86 डिग्री, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 85 डिग्री, और इस तरीके से ये आता आता रहेगा, इस तरीके से आता रहेगा। और मैं यहां तक चेंज करने के बाद इसको क्या करूंगा, tan 88 डिग्री ऐसे ही, tan 89 डिग्री ऐसे ही। ठीक है, यहां से मैं चेंज कर दूंगा इस तरीके से। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये देख लो, tan 89 डिग्री तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot 89 डिग्री। ठीक है, अब फिर tan 90 माइनस 88 डिग्री कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये cot 88 डिग्री। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cot 87। ठीक है, फिर cot 86। ये जो हमारा अब तक tan में था वो cot में बदल जाएगा। cot में क्यों बदल लिया मैंने, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे cot में बदल लूंगा और हमारी कुछ वैल्यू किसमें है, tan में, tan 88 डिग्री, यहां पर देखो tan 89 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से यहाँ बीच बीच में डॉट डॉट भी है हमारे पास। तो अब यहां से क्या हो जाएगा cot, अब मैं tan को क्या लिख सकता हूँ, tan को लिख सकता हूँ 1 बाई cot, या cot को 1 बाई tan लिख सकता हूँ, मैंने बताया आपको पिछले भी क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan को मैं लिख दूंगा 1 बाई cot थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास cot 89 डिग्री, फिर यहाँ पे cot 88 डिग्री, फिर यहाँ पे cot 87 डिग्री, cot 86 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से यहां पे मैं बदल दूंगा। जो tan अभी तक आ रहा था वो जाएगा tan 1 बाई cot 89, 1 बाई cot 88, 1 बाई cot 87 डिग्री, 1 बाई cot 86 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ही आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे cot 89, यहाँ पे cot 89, यहाँ पे cot 88, यहाँ पे cot 88, ये 88 है हमारे पास, ये cot 87, cot 87, cot 86, cot 86, इस तरीके से हर जो एक वैल्यू होगी tan की वो cot के साथ कैंसिल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने tan को 1 बाई cot लिख दिया है, तो tan cot एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस ये हमें बताना था मेनली। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का जो मेनली आंसर होता है वो एक ही होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अपने मॉडल पेपर, इलाहाबाद वाले मॉडल पेपर में भी हम कर चुके हैं। इसमें क्या कर रहा है, 2024 का क्वेश्चन पेपर जो है उसमें भी ये क्वेश्चन आया रखा है। हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल क्या है, बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो Q का मान बताओ। चलो भाई, Q का मान क्या होगा ये बताओ। इस तरीके की तो मैं कितनी पता है, शायद मैंने 10 क्वेश्चन लगवा दिए होंगे जिसमें मूल बराबर कह रहा है, तो हमें Q M था, वहां पे M का मान पूछा था, कभी L का मान पूछा था, तो आप बता सकते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं द्विघात समीकरण दिखे तो वहां पर मूल बराबर कह रहा है, मूल बराबर यानी इसका जो विभेदकर होगा यानी कि D की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बस यही आपको लगा देना है। D होता क्या है, D होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता, तो ये रूट में है लेकिन चूंकि 0 के बराबर है तो हम लोग इसको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस क्यू। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस का q। हमें निकालना क्या है, हमें q की वैल्यू निकालनी है, तो रख दो इसी में b स्क्वायर, यानी कि b हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, गुणे c की वैल्यू कितनी है माइनस का q बराबर 0। क्या करो, 5 बचे 25, माइनस 4 तिया 12, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 तिया 12 क्यू बराबर 0। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि अब जब इधर लेके जाओगे ना, देखो यहाँ से 12 क्यू बराबर माइनस का 25, तो क्यू बराबर माइनस का 25 बटे 12, ये आ जाएगा हमारे पास क्यू की वैल्यू, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहाँ पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास समांतर श्रेणी से, इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन हो जाए तो एक वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है भाई, मैं पहले बार बार दोहरा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी माइनस 62 माइनस 68 डॉट 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 7 10, दिख रहा है आपको क्वेश्चन,
का 11वां पद क्या होगा, का हमें 11वां पद क्या होगा ये हमें बताना है। चलो बताओ भाई क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। 11वां पद, सोल्यूशन देखो इसका डायरेक्ट, आपको सब पहले ट्राई कीजिए, मैं इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन वीडियो जो हमारी वो लंबी ना हो। आप क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए, अगर ना आए तो फिर हमारा सोल्यूशन देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें ए कितना है हमारे पास, ए यानी प्रथम पद कितना है -62। ठीक है, फिर हमारे पास डी निकलना है। डी कैसे निकलता है, मैंने बताया था कि a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, पिछले वाले पद में से पहला वाला पद घटा दो तो आ जाएगा। एक काम ही कर सकते हैं, अगर ये ज्यादा टफ लग रहा है तो इसमें से घटा दो, 10 माइनस 7 कर लो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये भी कर सकते हो कैसे, अगर इसको निकालना चाहो डी कितना आ जाएगा -59 है, इसमें से माइनस करोगे 62 तो +62 हो जाएगा क्योंकि वो है, और यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ गई अपने पास, ए की वैल्यू आ गई 62, डी की वैल्यू आ गई अपने पास 3। ठीक है, और मैं पूछ के रहा है 11वां पद, तो मैंने इसका शॉर्ट तरीका आपको बताया था। क्या होता है जब भी हमसे पूछे 11वां पद तो क्या कर दो a प्लस 10d, ये क्या हो जाएगा 11वें पद के बराबर हो जाएगा, a11 के बराबर हो जाएगा। इसका जो नॉर्मल फार्मूला होता है वो क्या होता है, आपकी बुक में है a n इज इक्वल टू nवां पद निकालने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब a n हमें पता है, a n यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a n निकालना है 11वां पद यानी कि a11 निकालना है, तो a प्लस n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है 11 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 10, 11 में से जाएगा 10 डी, यही चीज आ गई जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ठीक है, तो आप यहां से a प्लस 10d डायरेक्ट लिख सकते हो। अब a प्लस 10d लिखोगे तो एक कितना है माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 गुणे 3 बराबर a11 आपको निकालना है। देख लो भाई कितना होगा ये, -62 प्लस 10 है 30 बराबर a11। तो इसमें से घटाओगे 30 में से 62 को घटाओगे, क्योंकि 62 बड़ा है तो माइनस में आएगा, फिर कितना आ जाएगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, सॉरी 2 में से यहाँ तो इसे 62 में से 30 को घटाना है तो 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, 32। a11 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे सही से लिख लो, a11 की वैल्यू आ गई माइनस का 32। तो इनसे पूछा था कि 11वां पद क्या होगा हमारे पास। ठीक है, बहुत आसान है भाई, मूव ऑन करें आगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन है, और आई थिंक अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर आप तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने पीवाईक्यू डिस्कस किए हैं उसमें हमने इससे ज्यादा ही हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि यदि P बराबर, यानी कि हमें एक प्रायिकता दे रखी है कि 0.05, ठीक है, ये क्या है 0.05 है, फिर हमसे कह रहा है तो Pe बार निकालो, Pe बार। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता निकालने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो सिंबल है मतलब ये जो है P हमें बताता है कि किसी भी संभावना की, मतलब कोई भी अगर घटना घट रही है तो उसकी प्रायिकता हम P से दर्शाते हैं। ई क्या होता है, कोई इवेंट होता है, कोई घटना होती है, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर P निकालना, मतलब जहां बार लग जाता है, मतलब जैसे ये बता रहा है हमें कि घटना होने की प्रायिकता, घटना होने की प्रायिकता, तो ये जो होता है हमारे पास ई बार, वो हमें बताता है कि घटना ना होने की प्रायिकता, घटना ना होने की प्रायिकता। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है, ये प्रायिकता है, प्रायिकता नहीं प्रायिकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमसे पूछे घटना ना होने की प्रायिकता, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास पीई है उसमें से एक में से हटा दो पीई को, हमारे पास पीई बार आ जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी घटना, किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से लेके एक के बीच में हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक में से घटा देते हैं, तो हमें मिल जाता है कि किसी भी प्रायिकता की घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे यहाँ पे पीई बार हमें निकालना है, पीई बार तो हमें निकालना है पी बार, जब पी हमें 0.05 दे रखा है, तो क्या करो पीई बार के लिए एक में से घटा दो 0.05, एक में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो, जब अभी तो आता होगा आपको भाई घटाना, ये भी बताना पड़ेगा मुझे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, फिर 0.5 यहाँ पर, फिर यहाँ पे भी 0, इस तरीके से निकाल दोगे, कितना है कि 10 में से 5 गया 5, 9 ये आ गया, तो क्या 0.95 आ जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगी, किसी भी घटना, ये जो घटना में दे रखी थी जिसमें हमें कह रहा था कि 0.05 किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता है, तो ये 0.95 किसी भी घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। आगे बढ़े, ठीक है, एक और प्रायिकता का क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज में भी, अपने पिछली वीडियो में भी हम आई थिंक कर चुके हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। मतलब एक थैला मैं यहां बना लेता हूं। इस थैले में क्या आ रहे हैं हमारे पास, हमारे पास एक थैला होगा। इस थैले में हमारे पास क्या रहा है कि 3 लाल, तो लाल है हमारे पास, और 5 काली, तो 5 काली पहले बना देते हैं हम लोग। 5 काली गेंदें हैं और क्या है, 3 लाल है। क्योंकि हमारे पास मार्कर है तो उसका इस्तेमाल करते हैं भाई, थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड वाली फीलिंग आएगी अपने को। ठीक है, और 3 लाल, 1 2 और 3 इस तरीके से मिक्स है भाई, अलग अलग नहीं। एक थैले में से, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब होता है रैंडमली, मतलब कोई भी गेंद देखा नहीं कौन सी गेंद निकालनी है, बस निकाल लिया, कोई सी भी गेंद आ सकती है। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये बताओ कि जो गेंद आ रही है ना वो लाल होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था इसका फार्मूला। जब हमसे इस तरह के सवाल पूछे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कुल निकाल लो। कुल कितने हैं नंबर हमारे, कुल हमारी घटना कितनी है, कुल प्रायिकता आने की संभावना कितनी है। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 है। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल गेंदें कितनी है, टोटल गेंदें हमारे पास 8 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, क्या आने की, लाल। तो लाल गेंद, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो जितनी लाल गेंदें हैं, कितनी लाल गेंदें हैं, 3, तो 3 बटे कितने, टोटल कितनी है, 8। तो ये हो जाएगी हमारे पास लाल गेंद आने की प्रायिकता। जितनी संभावनाएं हमारे पास है उस घटना के आने की, जैसे लाल गेंद आने की 3 है, बटे टोटल कितनी अनुकूल, टोटल प्रक्रिया कितनी आने की है वो हमें देख लेता है प्रायिकता में। अगर ये मैं कहता काले के लिए, चलो भाई काले के लिए भी बता दो साथ साथ में। तो काले के लिए जब बताने जाओगे ना, तो काली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, काली गेंद आने की प्रायिकता, ये देखो काली गेंद कितनी है आपके पास, 4, और 1 2 3 4 5, 5 है, 4 नहीं है, 5 है, 5, और टोटल कितनी है, 8। तो इस तरीके से आ जाएगी 3/8 और 5/8। अब इसका अगर चेक कर रहा है ना आपको कि मेरी प्रायिकता सही है कि गलत है, तो क्या क्या करो, दोनों को जोड़ लिया करो। अगर दोनों को जोड़ने पर 1 आए तो आपकी प्रायिकता सही है, लेकिन अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो गलत हो जाती है। वहां पर कैसे, देख लो, 3/5 या कम भी आए तो भी गलत हो जाती है, क्योंकि दो दो घटनाएं, 3 घटना जितनी भी हो सबको जोड़ दो। 3/8 प्लस 5/8, अब 3 और 5 कितना होता है, 8/8, और ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब हमारी प्रायिकता सही है। ठीक है, यानी कि लाल गिनाने की प्रायिकता है 3/8 और काले गिनाने की प्रायिकता कितनी है, 5/8 है हमारे पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, ये देखो। अगला क्वेश्चन एक प्रमेय पे है, त्रिभुज से। त्रिभुज की अभी तक त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं किया था, ये देखिए त्रिभुज से भी आ गया। अब त्रिभुज से भी क्वेश्चन कर लीजिए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरीके का। ठीक है, एक त्रिभुज है हमारे पास तरीके का, जिसमें हमारे पास ए बी सी हमें दे रखा है, और डी और ई। ठीक है, एडी कितना है, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, बीई और ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि तो सी की माप क्या होगी जब ये दोनों पैरेलल है। अब एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एक प्रमेय आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में, क्या होता है कि जब हमारी सम्मुख भुजाएं, मतलब कि जो हमारी भुजाएं समांतर होती हैं, यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। मतलब कि अगर ये जिस अनुपात में होंगी वही भुजाएं ये अनुपात में होंगी। मतलब अगर मैं इसे x मान लूं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास दो समांतर रेखाएं इस तरीके से हों कि एक त्रिभुज में हमारे पास दो समांतर रेखाएं हो, तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं होती हैं, सम्मुख नहीं संलग्न बोलेंगे उसे, संलग्न मतलब जो उससे लगी हुई, सम्मुख तो बोलते हैं सामने वाली को। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं तो उनसे संलग्न भुजाएं जो है हमारी वो क्या हो जाएंगी, बराबर होती हैं। कैसे, यानी इनका जो अनुपात होगा वो समान होगा। कैसे, जैसे कि अगर मैं ये देखो ये 1.3 है बट ये कितना है 3.9 है, तो ये कितने का अनुपात लेके चल रही है, देखो दशमलव दशमलव हट जाएगा यहाँ से, बराबर समान स्थान पे 13/39, यानी कि 13 कम 13 13 3 39, ये 1/3 का अनुपात है। तो यानी कि यहाँ पे भी हमें ऐसी संख्या लेनी होगी कि जो 1/3 का अनुपात दे, यानी कि ये देखो इस तरीके से 13 था तो ये 13 तिया था, 3 गुना था उसका, तो 13 तिया 39। तो यहाँ पर अगर मैं 15/x लूं तो यहाँ पर 15, और यहाँ पे x मुझे कितना लेना है, उसका 3 गुना लेना होगा। तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा मेरे पास x, 15 का 3 गुना होता है 45। यानी कि अगर जिस तरह से इसमें वैल्यू थी 1.3 3.9, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगी कितना, 1.5 बटे 4.5। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं कि 1.3 बटे 3.9, 1.5 बटे x ले लो इसे। अब क्या करो, इसका गुणा कर दो, 1.3 बराबर, यहाँ पे जब गुणा करोगे इसका तो हो जाएगा 1.5 और 3.9। लेकिन ये सब करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये,
तो बहुविकल्पी में आपको डायरेक्ट दे रखा है 4.5, तो आप वहां से ही देख के लगा सकते हो, ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो 4.5 आएगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 4.5। लेकिन अगर आपको अति लघु में दे दिया लघु में, तो आपको पूरा करना पड़ेगा इस तरीके से। आपको पहले परमेय लिखनी पड़ेगी कि परमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान है तो उसकी संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, वो भी समान अनुपात में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.3x बराबर, यहाँ पे गुणा कर दोगे, कितना करोगे 15 135 के 5 हाथ है 3, 15 3 45 और 3 48, 48.485 आएगा, 48 में नहीं 4.85। और यहाँ से x से करोगे 4.85 बटे 1.3, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.5। कितनी आ रही है हमारे पास 4.5 आ रही है, हम यहाँ से देख सकते हो 13। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास ये वैल्यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। अब लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर कि त्रिभुज, ठीक है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कुछ पहले, जैसे कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त की एक चाप का केंद्र 30 डिग्री है तो संगत चाप की माप होगी। तो माप निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं हम लोग, 2πr वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। जैसे या फिर कह रहा है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा, तो पृष्ठ कितना होगा उसकी हमने बात की थी। तो मैंने आपको बात की थी कि अगर हमारे पास गोला है, हमारे पास एक, ठीक है, ये हमारे पास गोला है और इस गोले में हमसे आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के लिए मैं क्या करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसका पूछ रहा है क्या, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है या हमसे यहाँ के पास गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, तो पृष्ठ होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। अब यही लगा दो यहाँ पर, क्या कर रहा है हमसे, इसमें जो त्रिज्या हमें दे रखी है, सॉरी इसमें त्रिज्या में हमें व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है। व्यास यानी क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये से अगर हम डी बोलते हैं, व्यास को डी बोलते हैं, डायामीटर, तो क्या होता है ये 2 गुना होता है किसका, 2 इंटू आर, आर यानी कि रेडियस त्रिज्या का। तो अब हमें ये दे रखा है व्यास कितने दे रखा है 1/2, और हमें निकालना क्या है त्रिज्या, क्योंकि हमारे फार्मूले में आर की जरूरत पड़ती है। तो 2 गुणे आर कितना है, आर हमें निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी वैल्यू, जब आप आर निकालने जाओगे तो इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे 1/2 यहाँ पे आर आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4, कितनी आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, आर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर जब सॉल्व करने जाओगे 1/4 आ जाएगी, तो जब इसका लगाओगे फार्मूला वक्र पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई जो है, पाई की वैल्यू आपको ऐसे ही रखनी है, तो 4 पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर इसका 1/4 का होल स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी यहाँ से वैल्यू, यहाँ से हो जाएगी 4 गुणे पाई 1/4 यानी कि 1/16, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पाई बाई 4, कितना हो जाएगा पाई बाई 4, और वो भी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा था। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर मेरा ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। तो हमने 10 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। अब हम अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन में अब हमारे पास बचा हुआ है कुछ HCF LCM के क्वेश्चन है, जो आई थिंक हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो अगर ऐसे मुझे कुछ क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं जो हम लोग लगा चुके हैं पहले भी, तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जो नए क्वेश्चन होंगे हाँ उसको हम लोग जरूर देखेंगे। जैसे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2 नंबर में पूछे गए हैं, लेकिन उसमें अच्छा आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद इन द सेंस कि अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा हो, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि अभी तक अगर मैथ से ज्यादातर होता है कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो मैथ से डरते हैं, क्योंकि मैथ उतना अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको मैथ को समझाऊं, साथ साथ उनका जो डर है वो भी निकल जाए। तो अभी हम चूंकि एग्जाम के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम की वजह से मुझे कई कॉन्सेप्ट कार देने पड़ रहे हैं, वरना इन सब के पीछे बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत अच्छी कहानियां हैं जो आपको इंटरेस्ट दिला देगी मैथ में। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।